हमारा जो टॉपिक है वो हम एक पोम डिस्कस करने जा रहे हैं, हॉलो मैन, जिसे लिखा है टी.एस. एलियट ने। तो सबसे पहले पोइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। टी.एस. एलियट का फुल नेम थॉमस स्टर्न्स एलियट है। ये 1888 में पैदा हुए। ये अमेरिकन सिटीजन थे और बाद में इंग्लैंड मूव हो गए। एलियट एक ग्रेट पोइट, एसेइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइटर थे और क्रिटिक थे और इन्हें 20th सेंचुरी के मेजर पोइट्स में काउंट किया जाता है। ये मॉडर्न पोइट्री में सेंट्रल फिगर की हैसियत रखते हैं। एलियट ने अपने कैरियर का आगाज़ बहुत कम एज से किया था और सिर्फ 22 ईयर्स की एज में उन्होंने एक रिमार्केबल और इम्पोर्टेंट पोएम लिखी थी जिसने एलियट को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही हाई स्टेटस पर पहुंचा दिया, और वो पोएम थी लव सॉन्ग बाय जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक। एलियट ने अपनी लाइफ में सर्वाइवल के लिए राइटिंग के अलावा बैंकर और पब्लिशर के तौर पर भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने लंदन के एक स्कूल में एज अ टीचर भी काम किया जहाँ पे वो फ्रेंच और लैटिन पढ़ाया करते थे। उसके बाद वो बैंकर के तौर पर भी काम करते थे और फिर 1925 में एक पब्लिशर फर्म में डिक्टेटर की पोस्ट पर काम किया। इस फर्म का नाम था फैबर एंड फैबर। अपनी लाइफ के एंड तक इन्होंने इसी पोस्ट के साथ काम किया। इसके साथ साथ इन्होंने रिमार्केबल वर्क को इंग्लिश लिटरेचर में इंक्लूड किया। एलियट की डेथ 1965 में एम्फीसीमिया लंग्स डिसीज़ है, इसकी वजह से इनकी होम में इनकी डेथ हो गई थी। एलियट्स के जो नोटेबल वर्क हैं, वो जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो ये हैं: द टेल ऑफ वेल, द पॉइंट ऑफ व्यू, बिफोर मॉर्निंग, जिसे 1908 में लिखा गया था, ये एक पोम है। लव सॉन्ग जे अल्फ्रेड प्रोफॉक, इसे 1950 में लिखा गया। द वास्ट लैंड, ये पोम है 1922 में लिखा गया। द हॉलो मैन, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, इसे 1925 में लिखा गया, ये भी पोम है। सॉन्ग फॉर साइमन 1928, द रॉक 1935, 1934 ये प्ले है। फैमिली यूनियन, ये भी एक प्ले है जिसे 1939 में लिखा गया था। इनके अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे क्रिटिकल एडिशंस, पोस्थेमियस पब्लिशन, ये चीज़ें इसकी पब्लिकेशंस में शामिल हैं जो एलियट ने जिन पे काम किया था। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पोम का जो इंट्रोडक्शन है, लाइक द हॉलो मैन जो पोम है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। द हॉलो मैन एक पोम है जिसे टी.एस. एलियट ने मॉडर्न राइटर टी.एस. एलियट ने 1925 में लिखा। एलियट ने अपने दूसरे वर्क से तरह इस पोम में भी ओवरलैपिंग और फ्रेगमेंट्री थीम्स को यूज़ किया है। ये एलियट की एंग्लिकैनिज्म यानी ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के 2 साल पहले पब्लिश हुई। इस पोम को इंग्लिश ज़ुबान में लिखा गया और ये पोम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस पोम के टोटल 98 लाइन्स हैं। इस पोम की जो फाइनल लाइन्स को न्यूयॉर्क टाइम्स 1965 के मुताबिक 20th सेंचुरी की मोस्ट पॉपुलर कोटेड लाइन के तौर पर जाना जाता है। एलियट ने इस पोम के टाइटल के बारे में कहा है कि इसने हॉलो मैन को 2 टाइटल से कंबाइन करके लिखा है, लाइक फॉर एग्जांपल द हॉलो लैंड बाय विलियम मॉरिस, अदर टाइटल द ब्रोकन मैन बाय रुडियार्ड किपलिंग। इस तरह 2 पोम के डिफरेंट टाइटल से इस पोम का एक टाइटल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। इस पोम के एपिग्राफ्स में एलियट ने फेमस पोम के एल्यूजन्स को यूज़ किया है। द हॉलो मैन में स्पिरिचुअलिटी डेड पर्सन्स ने दूसरे वर्ल्ड की जर्नी के बारे में डिस्कस किया गया है। हॉलो मैन के अंदर अपनी ब्रोकन लॉ स्टेटस में होने वाली गिल्ट, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी होती है, बेहुरमती और रियलाइजेशंस को एक्नॉलेज मतलब तस्लीम करना, मानना। ठीक है, ये जो फिगर हैं ये लॉ स्टेटस उसके अंदर एलिमेंट पाया जाता है। गिल्ट है, रियलाइजेशन है, एक्नॉलेज है। तो ये एलिमेंट जो हैं हमें द हॉलो मैन के अंदर मिलते हैं और ये हॉलो मैन अपने इमोशंस को एक्शन में ट्रांसफ़र करने में फेल होती है। लाइक हॉलो मैन में जो चीज़ डिपिक्ट की गई है कि हॉलो मैन्स अपने इमोशंस और अपने इमोशंस को अपने एक्शन में ट्रांसफ़र करने में फेल हो जाते हैं। एलियट ने इस पोम में इन्फर्नो, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हेल, की इमेजरी फॉर्म को इवोक किया है। स्पेशली 3rd और 4th कैंटो में हेल की फॉर्म को यूज़ किया गया है। एलियट इस पोम को एंग्लो अमेरिकन इस पोम का जो एंग्लो अमेरिकन है उस पर बहुत इम्पैक्ट रहा है इस पोम का जो है
इलियट की इस पोम का असर रहा है एंग्लो अमेरिकन पर। और ये एक तरह से एक रिलीजियस पोम है जो कि इलियट ने अपने फेथ ऑन क्रिश्चियनिटी और गॉड को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी है। That was the most famous और memorable poem of T.S. Eliot। अब हम इस पोम की समरी की तरफ बढ़ते हैं। पोम की स्टार्टिंग में हमें दो एपिग्राफ नज़र आते हैं, जिसमें से एक जोसेफ कनार्ड की हार्ट ऑफ डार्कनेस से ले गया है, जिसमें कर्ट्स के करैक्टर को यूज़ किया गया है, और दूसरा एपिग्राफ भी एक और जगह से ले गया है जिसमें इंग्लिश स्कूल चाइल्ड के एक्सप्रेशंस को दिखाया गया है कि कैसे वो फ्रेंड जो फायरवर्क्स को ख़रीदने के लिए मनी को हासिल करना चाहता है। ये पोम एक हॉलो मैन के ज़रिए नरेट की जा रही है, यानी कुछ खोखले इंसान आपस में बातें कर रहे होते हैं। इस पोम के पहले सेक्शन में कुछ हॉलो मैन आपस में क्रोज की तरह बातें कर रहे होते हैं। इनके लिए हर चीज़ डेजर्ट सहरा की तरह ड्राई हो चुकी है। वो हेल जैसे एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एक रिवर को क्रॉस नहीं कर पाते, और जो लोग वहाँ पे रिवर को क्रॉस कर चुके हैं वो बचे हुए लोगों को हॉलो मैन के नाम से याद करते हैं। इन सेकंड सेशन एक हॉलो मैन दूसरे लोगों की तरफ देखकर बहुत अफ्रेड हैं, और वो हेवन और हेल को अलग नहीं कर पा रहे होते। और ये हॉलो मैन एक ब्रोकन इमेजेस और ब्रोकन सिंबल्स के वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। इन थर्ड सेक्शन इस पोम में डिस्क्राइब किया जाता है कि हर तरह स्टोन्स और कैक्टी भरे हुए थे। ये कैक्टी एक पौधा है, ये उस चीज़ की बात हो रही है। इवन कि जब हॉलो मैन किसी को किस करना चाह रहा होता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। इंस्टेड वो ब्रोकन स्टोन्स के आगे प्रेज करते हैं। बेसिकली पोइट इस सेक्शन में फर्टिलिटी और होपलेसनेस ऑफ मैन को प्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ सेक्शन में हॉलो मैन अपनी वीकेंड और डेसोलेट सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करता है, और ऐसा लगता है कि इनकी जो आइज़ ही नहीं है, और ये लोग दूसरों की तरफ देखने से भी अफ्रेड हैं, इसलिए वो डर रहे हैं कि लोग उनकी तरफ देखकर क्या सोचेंगे। इस पोम के फिफ्थ और फाइनल सेक्शन में नर्सरी राइम को इस पोम की जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नर्सरी राइम के से स्टार्ट होती हैं। हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश। स्पीकर इस सेशन में बताता है कि कैसे एक शेडो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को पैरालाइज कर देता है। सो वो एक्ट करने के काबिल नहीं रहते, कोई चीज़ क्रिएट करने के काबिल नहीं रहते, रिस्पॉन्ड और इवन के एग्जिस्ट करने के काबिल भी नहीं होते। पोइट अपने एक्सप्रेशन को जो है वो कोट्स के ज़रिए बताने की कोशिश करता है कि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, फॉर थाइन इज़ द किंगडम। फाइनल लाइंस में मलबरी सॉन्ग इस वर्ल्ड की एंडिंग के सॉन्ग में एक्सचेंज हो जाता है। पोइट कहता है कि हम दूसरे इंसानों के लिए एंड ऑफ वर्ल्ड है, एक ह्यूज और ब्राइट एक्सप्लोजन के साथ ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट एक हॉलो मैन के लिए ये वर्ल्ड एक सैड और विम्पर क्वाइट के साथ ही ख़त्म हो जाती है। यानी खोखले इंसान जिनके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड बिल्कुल नकारा है और पर्पसलेस है, वो खुद भी होपलेस हैं, अनफेथफुल हैं, खोखले हैं, बंजर हैं, क्योंकि उनके नज़दीक लाइफ कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पोम थी, ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू था और राइटर ने ये पोम लिखी, ये उसकी समरी थी। अब हम उसका एनालिसिस देखें तो पोम की स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि तमाम हॉलो मैन एक कोरस यानी ग्रुप में सॉन्ग सिंग कर रहे हैं। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। ये क्रोनस होता है, क्रोनस मतलब ग्रुप की शक्ल में कुछ चीज़ें को सिंग करना। तो ये वो सॉन्ग सिंग कर रहे होते हैं पोम की स्टार्टिंग में, यानी हमें ये आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। वो हॉलो हैं, यानी लैक ऑफ हार्ट है उनके अंदर, यानी हॉलो मैन में कुछ इसेंशियल्स की कमी है। इसके साथ वो स्टफ्ड भी हैं। वो स्केयर क्रू खौफनाक नज़र आते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो फ्राइटेंड हैं। वो ख़ुद को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, वो अपने हॉलो कंडीशन से हैप्पी नहीं हैं, और वो अनहैप्पीनेस को जो है एक्सप्लेनेशन अल्लाह के थ्रू जाहिर करते हैं। ऑल्दो इलियट एक मॉडर्न पोइट है, इसलिए वो इस पोम में जो है मॉडर्न मैन की आइडलनेस, इनफर्टिलिटी और हॉलोनेस को शो कर रहा है, और कहता है कि मॉडर्न एज के लोग अपनी लाइफ को मीनिंगलेस और पर्पलेस गुजारते हैं। उनकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं होता और एम्बिशन नहीं होता। इस पोम में इसने निकम्मे और बेकार इंसान की तमाम कैरेक्टर्स को सिंबलिकली प्रेजेंट किया है, उनको तरफ इशारा करके ना बताया है कि जो नाकाम और निकम्मे लोग होते हैं वो किस तरह होपलेस और पर्पसलेस होते हैं। सबसे पहले वो इनके वॉइस के बारे में कहता है कि वो ऐसे मीनिंगलेस हैं, क्वेस्ट हैं, जैसे विंड इन ड्राई ग्रास। यानी कि जो हवा है वो सूखी घास के ऊपर से जिस तरह गुजरती है, इस तरह वो लोग और उनकी जो आवाज़ें हैं वो भी मीनिंगलेस हैं और
क्वाइट हैं, खामोश हैं, लाइक इतना वो आहिस्ता बोल रहे हैं। इस पोम में यूज़ होने वाली जो स्मॉल लाइंस भी साइलेंस को शो कर रही हैं, क्योंकि उनका पॉजेज़ की वजह से पोम मुख्तलिफ पार्ट जो हैं वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी हैं। हॉलो मैन का वॉल्यूम बहुत हाई नहीं होता, इवन कि जब वो सिंगिंग भी कर रहे होते हैं तो फ्लैट मोनोटोन बिल्कुल मध्यम जो आवाज़ है वो यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि हॉलो मैन एक आउटर स्पेस यानी डेजर्ट जैसी किसी जगह पर मौजूद हैं और उनके गिर्द हर चीज़ ड्राई है, सवाए रिवर स्टाइन के जिसे क्रॉस करना उनके पास में नहीं है, क्योंकि वो उसे क्रॉस करके ही उनको डेथ हो सकती है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। बट वो इस कदर हालो हैं और आइडल हैं कि उसे क्रॉस करना उनके पास में नहीं है। बेसिकली वो लाइफ और डेथ के दरमियान स्टक हो चुकी हैं। विंड बहुत स्लाइटली ब्लो कर रही है, जिसकी वजह से जो स्क्रीइंग साउंड है वो पैदा हो जाता है। ये पोम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसे एक स्पीकर के थ्रू नरेट करवाया जा रहा था। स्पीकर भी इस पोम में ब्रोकन मिरर की तरह स्कैटर्ड है, यानी बिखरा हुआ है। पोइट ये भी कहता है कि उनमें इतनी पावर भी नहीं है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। ऐसा लगता है कि वो किसी और के ज़रिए जो है मैनिपुलेट होने वाले पुपेट्स हैं, यानी उनके यानी मैनिपुलेट होना हो जाए ना, तो वो इस तरह के लोग हैं कि पुपेट्स हैं, पुतले हैं, और वो उनके अंदर अपने आप को डिफेंड करने की भी ताकत नहीं है। वो इस तरह के लोग हो चुके हैं। इस पोम को रीड करते होने से ऐसा फील होता है कि जो हॉलो मैन है वो जो मर चुके हैं। मोर ओवर ये पोम जो है इन्फर्नो डांटेज को डिस्प्लेस करती है, लेकिन इस पोम की अपनी कोई डिस्टिंक्ट साउंड नहीं है और ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि हॉलो मैन अपनी एग्जिस्टेंस से हैप्पीएस्ट और सेटिस्फाइड नहीं है। फॉर्म एंड लिटरेरी फीचर्स। इस पोम को फ्री वर्स पोम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई रेगुलर मैटर और राइम स्कीम नहीं है। इवन ये पोम एक स्पीच या ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पर कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि ये हॉलो मैन के ग्रुप में से एक कैरेक्टर के ज़रिए नरेट करवाई जा रही है। लेकिन किसी प्ले की तरह इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्सेस बिल्कुल स्पीच की तरह होल्ड नहीं करती, इसलिए इसे प्रॉपर प्ले भी नहीं कहा जा सकता। लास्ट सेक्शन में मलबरी बुशेस के अराउंड डाइट्स को शैडो के मिस्टीरियस लाइन के साथ कंट्रास्ट किया गया है। द हॉलो मैन के टोटल 5 सेक्शन हैं। लाइन को होस्ट रखा गया है और इलियट की दूसरी पोइम्स की तरह इसमें की बिगिनिंग भी एपिग्राफ्स को यूज़ किया गया है। इलियट ने इस पोम में पेंटामीटर जैसा कोई स्ट्रिक्ट मीटर इस्तेमाल नहीं किया है। अब सिंबल्स एंड इमेजरी जो इस पोम में यूज़ हुई है उनके बारे में बात की जाए तो स्टफिंग एंड स्केयर क्रॉज। इस पोम में मैन के अंदर जो हॉलोनेस का मतलब यह है कि इनमें जो लैक ऑफ सोल है या फिर ह्यूमन बीइंग के दूसरे एसेंशियल की कमी है, इसके साथ इनको डेड भी कंसिडर किया गया है। इस तरह इनकी बॉडीज मुकम्मल नहीं है। सिंबल एंड इमेजरी यूज्ड इन पोएम। सो इन स्टफिंग एंड स्केयर क्रॉस, इस पोम में ये फर्स्ट वन है इसका है सिंबल। इस पोम में क्या हुआ है कि मैन के अंदर हॉलोनेस का मतलब है इनमें लैक ऑफ सोल या फिर ह्यूमन बीइंग के दूसरे एसेंशियल्स की कमी, कुछ कमी है इस चीज़ में इनमें। इसके साथ इनको डेड भी कंसिडर किया गया है। इस तरह इनकी बॉडीज़ मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे बताया गया कि उनके जो एग्जिस्टेंस है बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ उनको स्केयरनेस से असेंबल किया गया है, जैसे इनके क्लॉथ्स बिल्कुल ख़राब हैं और टॉर्न हैं, फटे हुए हैं और वो हॉरिबल नज़र आ रहे हैं और डेजर्ट में ऐसे खड़े हैं जैसे स्केयर क्लॉथ्स किसी फील्ड में खड़े किए जाते हैं। और दूसरा सिंबल है ड्राइनेस। बिगनिंग में ये इस्टेब्लिश किया गया कि हॉलो मैन किसी ड्राई और बैरन वर्ल्ड में खड़े हैं और कैक्ट्री ये सराई पौधा है, उसकी प्रेजेंस ये कंफर्म करती है कि वो जगह कोई डेजर्ट है, क्योंकि वो जो पौधा है ना वो डेजर्ट में पाया जाता है, उसको पानी बहुत कम मिलता है। तो यहाँ ड्राइनेस को लैक ऑफ लाइफ के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। जैसे लाइफ के लिए वाटर बहुत एसेंशियल होता है, उनकी वेन्स में ब्लड बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि अगर इन्हें टच किया जाए तो वो किसी पुराने पेपर की तरह क्रम्बल करेंगे। स्पीकर यहाँ पे ड्राइड वॉइस को विंड इन ड्राई ग्रास के साथ कंपेयर करता है, जो कि बिल्कुल क्वाइट और मीनिंगलेस है, जो कि बिल्कुल क्या है, क्वाइट और मीनिंगलेस है। इस तरह वो अपनी वॉइस को रैट्स वॉक साउंड यानी चूहे के चलने की आवाज़ से भी कंपेयर करता है, जैसे रैट किसी ब्रोकन ग्लास के ऊपर वॉक कर रहा हो। नंबर 3 जो सिंबल्स है वो है ब्रोकन थिंग्स। हॉलो मैन के अराउंड जो है वो हर चीज़ ब्रोकन है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस हॉलो मैन की फ्रेगमेंटेड स्पिरिचुअल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं।
विजन ऑफ आइज को ब्रोकन कॉलम पर पढ़ने और सनलाइट से कंपेयर किया गया है, जहां एक मेटाफर कन्फ्लिक्ट यूज़ किया गया है लॉस्ट किंगडम और ब्रोकन लॉ। इसके साथ वो कंपेयर किया गया है जहाँ पे ब्रोकन जॉ जो से मुराद वो जा बॉन है, जिसके साथ सन यानी बाइबल की स्टोरी का हीरो ने अपने हज़ारों एनिमीज़ को मार दिया था। नेक्स्ट जो सिंबल यहाँ पे यूज़ किया गया है वो हेवन का है। हॉलोमैन ने हेवन के नाम से नहीं पुकारा, इनफैक्ट इन्हें ऐसा करने से डर लगता है। इवन वो क्यूरियस है कि डेथ ड्रीम्स किंगडम कैसा होगा। यहाँ वो डेथ ड्रीम किंगडम जो है वो हेवन उससे मुराद है, जिसके बारे में वो सिर्फ सोच सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते। जब वो हेवन को इमेजिन करते हैं तो देखते हैं कि विंड में से ट्री स्विंग कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हेवन तक जाना उनके लिए बर्डिंग स्टार की तरह है। इलियट इनके पास सिंबल्स की वजह से, इस पोइट्री जो है वो इलियट की इन सिंबल्स की वजह से और इलियट की इन स्टाइल की वजह से, और एलियट जिस तरह अपने सिंबल्स को अपनी पोइट्री में यूज़ करता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पोइट्री है उसको समझना जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो द शैडो है। शैडो को डार्कनेस के मिस्टीरियस सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है, जो कि नेचुरल स्टेट ऑफ थिंग्स को कम्प्लीटली मैसी और रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। ये इंसान की जो विल पावर के फेलियर को लीड करने वाली एक अननोन फोर्स है, जो कि इंसान को अपने इंटेंशंस को फुलफिल करने से रोकता है। फॉलिंग ऑफ शैडो इस पोम में स्पिरिचुअल पैरालाइज के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। अब क्या है अलूजन। अलूजन इलियट को ज़्यादातर कोटिंग और अलूडिंग, यानी अलूडिंग का मतलब होता है इशारा करना, जो है वो इलियट जो है इन चीज़ों में माहिर था और अपने पोम्स के अंदर ये चीज़ें कोटिंग और अलूडिंग वो यूज़ करने पर माहिर माना जाता था, और इस चीज़ को वो कभी कभी दूसरे लिटरेरी और हिस्टोरिकल सोर्स से बारो करता था। इसकी जो फेवरेट पोइट्स जिसके वर्क्स को बारो करना इसे ज़्यादा पसंद है उनमें डांटे पोइट, इटालियन पोइट और दूसरे डिवाइन कॉमेडी का ऑथर जो हैं वो शामिल हैं। पोम्स की स्टार्टिंग में यूज़ होने वाले एपिग्राफ्स भी इलियट ने दूसरे वर्क से बारो किए हैं। इस पोम में भी इलियट ने डिफरेंट किस्म के एल्यूजन को यूज़ किया है। अगर इनके हम रेफरेंस देखें तो फर्स्ट एपिग्राफ जॉज कैंडल्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, सेकंड एपिग्राफ कैरन फ्रॉम ग्रीक मिथ लाइन 15 to 18, कैंटो 3 ऑफ डांटेज इन्फर्नो लाइन 60 द रिवर एचरन line 63 to 64 Dante's and line 95 to 98 Song the Mulberry Bush। अब अगर हम थीम देख लें जो इसमें यूज़ हुए हैं थीम, तो डिससेटिस्फिकेशन ये इसका फर्स्ट थीम है। इस पोम में पोइट ने डिससेटिस्फिकेशन की थीम को यूज़ किया है कि हॉलोमैन का ग्रुप किसी रिवर के बैंक पर डिजर्ट पर खड़े हैं जो कि उनसे क्रॉस नहीं किया जा रहा। वो कुछ भी कहने के काबिल नहीं हैं, कुछ भी बोलने के काबिल नहीं है, उनके अंदर ये इतनी हिम्मत नहीं है, वो पपिट हैं। वो ये भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि वो कितने अनहैप्पी हैं, क्योंकि वो हेवन के जॉयज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके सोल्स में क्या चीज़ मिसिंग है। ओवरऑल इस पोम में पोइट ने इंसान को डिससेटिस्फाइड के तौर पर रिप्रेजेंट किया कि कैसे सब कुछ होते हुए भी जो मॉडर्न वर्ल्ड के मैन है वो कितने डिप्रेस्ड हैं और डिससेटिस्फाई हैं, और वो अपनी लाइफ से कितने अनहैप्पी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है आइडेंटिटी का, वो एक साथ बोलते हैं क्योंकि उन सब की आइडेंटिटी बिल्कुल सेम है। इस पोम में एम्प्टी और जो स्टफ्ड के वर्ड्स को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी जो है लेकिन बिल्कुल नहीं है, और वो यानी सेम है, और वो हॉलोमैन के एक्शन को रिट्रेस भी करते हैं, और जैसा कि प्रेयर्स वगैरह वो करते हैं, और उन्हें फेयर है और इमोशंस को वो फील करते हैं। दो वो अपने ह्यूमन जो रिएक्शंस हैं वो नॉर्मल रिएक्शन है उनको शो करते हैं, नॉर्मल शो करते हैं, लेकिन वो इनकैपेबल हैं, वो कुछ करने के काबिल नहीं हैं। उनमें कम्प्लीटली तौर पर सेल्फ नॉलेज की कमी नहीं है। इन्हें अपने इमोशन जैसे अशेम और फेयर को शो करना आता है, बट वो करते नहीं हैं, अपने इमोशंस को एक्शन में प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनके अंदर ये चीज़ कमी है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो ड्रीम एंड होप एंड प्लान्स। इस पोम में जो वेरियस पॉइंट्स पर हॉलोमैन की होप भी
है वो किसी तरह से रेस्क्यू कर ली जाती हैं। उन्हें होप है कि कोई उनको सेव कर लेगा। यहाँ पे स्टार्स को होप के लिए इस्तेमाल गया है। उन्हें यकीन है कि प्रेयर्स के ज़रिए उनके जो लॉस्ट सोल है वो गॉड ग्रेस ज़रूर हासिल कर लेगा। और लेकिन वो डीमर लेकिन मध्यम सी है और जल्दी गायब हो जाएंगे, जैसे कि कोई ड्रीम हो। हॉलो मैन का कोई प्लान नहीं है, इवन कि वो अपने सिंपल प्रेयर को भी मुकम्मल नहीं कर पाते। उन्हें ब्लाइंड इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके जो स्पिरिचुअल विज़न है सिर्फ उनके पास्ट पर फर्मली फिक्स हैं, जो उनको आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये उसके थीम थे जो हमने पढ़े और हमने इसका एनालिसिस देखा। हमने इसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी देखी और एनालिसिस, थीम, समरी और करैक्टर्स, पोइट के करैक्टर को भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।